ठीक है क्लास, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम हमारी जो है 8 तरीके की हो सकती हैं। पहली हमारी सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, मिलमेंट, टेलीगेंस और कंपनसेशन। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से सारी थ्योरम आपको जो है सारी नहीं पढ़नी है। देखो ये स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको अगर इसमें स्टार रेटिंग देनी हुई तो इसको 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है इस पे मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे कि ये अपने आप में अकेली कम पूछी जाती है, लेकिन ये सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ मिला के इसको पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाएगा उसके हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसके देखेंगे। और मिलमैन थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, ये तीनों थ्योरम पे न्यूमेरिकल कम आता है। इस पे आता है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कि ये थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, ये थ्योरम क्या कहती है, बस ये चीज़ आती है। अब बात करते हैं कि ये थ्योरम नेटवर्क से हम पढ़ क्यों नहीं। अभी तक हमने देखो जितना भी केवीएल केसीएल पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सारी चीज़ पढ़ी हैं, सुपर नोड, सुपर मैश, ये सब जो है 90% क्वेश्चन सोल्व कर लेती है नेटवर्क के। ठीक है, इससे ज़्यादा कि हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी आपके सामने नेटवर्क का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आएगा उससे आप सारे जो है सोल्व कर लेंगे। नेटवर्क थ्योरम जो आती है वो आती है हमारे जो सर्किटरी है उसको आसान बनाने के लिए। ठीक, अभी भी हम जो है वही प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे, बेसिक्स, ओम्स लॉ, इसके अलावा वही नोडल एनालिसिस, वही मैश एनालिसिस। ठीक है, वही हम बार बार लूप बनाएंगे, वही एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के उसको अर्थ कर देंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम कंसिडर करके चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो आसानी से सोल्व हो जाता है। वो हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करता है। इसीलिए हम जो है नेटवर्क थ्योरम पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें से ये स्टार्टिंग की 4 थ्योरम हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। और शायद ही कोई ऐसा पेपर जाता है जिसमें नेटवर्क सब्जेक्ट आता है और उसमें नेटवर्क थ्योरम में से इन चारों में से किसी एक पे क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों थ्योरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें जो नौकरी मिलने वाली है वो एग्जाम से ही मिलेगी, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो हम बार बार जिक्र करेंगे पूरे उसमें, वो है लीनियरिटी प्रिंसिपल। क्या कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे जो है, जो हमारा नेटवर्क लीनियर होगा उस पर एप्लीकेबल होगी। अब बार बार लीनियर वर्ड सामने आएगा कि सर्किट लीनियर है, सर्किट लीनियर है, सर्किट के एलिमेंट लीनियर है। ठीक है, तो एक बार हमें पता तो हो कि लीनियर एलिमेंट होते कौन से हैं। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है एक बार मैं बता देता हूँ। जो हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ये अपने आप में 2 प्रॉपर्टी का सम है। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए, व्हेन एन एलिमेंट शोज एन लीनियर रिलेशनशिप विद इनपुट टू द आउटपुट इज कॉल्ड लीनियर सर्किट या फिर लीनियर एलिमेंट। जब भी हमारा जो सर्किट एलिमेंट है या हमारा पूरा सर्किट ही है, अगर हमारा सर्किट जो है उसका आउटपुट इनपुट के साथ लीनियर रिलेशनशिप में है तो हम कहेंगे कि वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर कैसे है कि जितना एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि इस तरफ मेरी वोल्टेज है, इस तरफ मेरी करंट है, मैंने जितने % वोल्टेज बढ़ाई उतने % ही मेरी करंट भी इंक्रीज हो गई। जितना जितना मैंने करंट बढ़ाया उतना उतना मेरी वोल्टेज इंक्रीज हो गई, फिर जितना जितना मैंने वोल्टेज डिक्रीज किया वैसे उतने ही % मेरी जो है करंट डिक्रीज हो गई। तो मैं कहूँगा यहाँ पे मेरा वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप लीनियर है। वहीं पे अगर मैं जो है जितनी वोल्टेज बढ़ाऊँ उतनी करंट ना बढ़े हर बार। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट नॉन लीनियर कहलाएगा, ये वाला पोर्शन लीनियर में आएगा। ठीक, तो लीनियरिटी जो प्रिंसिपल है या लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टी का सम है। 2 प्रॉपर्टी का कौन कौन सा का सम है, एक तो होमोजेनिटी, दूसरा एडिटिविटी। पहले एक बार होमोजेनिटी देख लेते हैं कि होमोजेनिटी क्या कहती है, उसके बाद देखते हैं एडिटिविटी क्या है। ठीक है, तो होमोजेनिटी हमारी क्या कहती है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट है, ये एक सर्किट है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, हमने कह दिया बस ये हमारा सर्किट है, सर्किट 1, उस पे मैंने जो इनपुट दिया मैंने xt, और इसी के रेस्पेक्ट में मुझे जो आउटपुट मिला वो मिला मुझे yt। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि अगर मैं इनपुट को 2 गुना कर दूं
तो मेरा आउटपुट भी 2 गुना ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इनपुट को a टाइम्स बढ़ा दूं तो मेरा आउटपुट भी मुझे a टाइम्स ही बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मैंने जितने गुना इनपुट को इंक्रीज़ किया उतने गुना ही मेरा आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, या इसका उल्टा मैंने जितने गुना इनपुट को डिक्रीज़ किया उतने गुना ही मेरा आउटपुट डिक्रीज़ हो गया, ऐसे में मैं कहूँगा कि ऐसा सर्किट एलिमेंट मेरा जो है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसको जस्टिफाई करता है। ठीक है, होमोजेनिटी में आई होप समझ में आ गया होगा कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। होमोजेनिटी ये कहता है कि इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो एकदम प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि जितने टाइम्स मैं इनपुट अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो उतने टाइम ही मेरा आउटपुट भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी आती है मेरी एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या कहती है? एडिटिविटी कहती है कि अगर मेरे पास एक सर्किट एलिमेंट है, इसको अभी होमोजेनिटी को रफ कर देते हैं। ठीक है, एडिटिविटी मेरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट 1, उस पर मैंने इनपुट दिया x1t, आउटपुट मिला मुझे y1t। वहीं पे मेरे एक दूसरा सर्किट है, सर्किट 2, उस पर मैंने इनपुट दिया x2t, तो आउटपुट मिला मुझे y2t। ठीक है, मतलब कुछ इनपुट दिया तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ आउटपुट मिल गया। इधर मैंने कुछ इनपुट दिया जो कि पहले वाले से अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसका मुझे आउटपुट मिला y2t, जो कि पहले वाले से अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इन दोनों सर्किट को ऐड कर दूं, सर्किट 1 + 2, और इनपुट पे दूं मैं x1t + x2t, अगर मैं इनपुट पे दोनों का इनपुट सम करके दूं तो आउटपुट पर भी मुझे दोनों का आउटपुट सम होकर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इनपुट पे दोनों का इनपुट सम करके दे रहा हूं दोनों सर्किट का, तो मेरा आउटपुट पे भी जो है सम होकर मिलना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? ये है मेरा एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों, एक मिनट, ये सर्किट दोनों केस में सेम है, सर्किट थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, सर्किट सेम है, इनपुट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, तभी जो है ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, और जो सर्किट एलिमेंट मेरे होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे क्या, कि वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो लीनियर नहीं है उस पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक प्रॉपर्टी देखें, हमारी वोल्टेज और करंट, ये दोनों जो है लीनियर हैं, लेकिन हमारी पावर जो है वो लीनियर नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, अगर ओम्स लॉ देखा जाए, V = IR, रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के। ठीक ना? तो जैसे जैसे जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगा उतने गुना ही मेरी करंट बढ़ती रहेगी, या फिर इसका वाइस वर्सा, कि जितने गुना मेरी वोल्टेज घटेगी उतने गुना ही मेरी करंट भी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है, और अगर मैं वोल्टेज डबल कर दूँ, मतलब V1 में V2 ऐड कर दूँ, तो सेम ऐसे ही मेरे जो है करंट भी ऐड हो जाती है। ऐसा हमने सर्किट में देखा भी है। ठीक है, वहीं पर अगर पावर की बात की जाए तो पावर I²R है ना। अगर मैं पावर डबल कर दूं तो करंट तो मेरी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, अगर पावर डबल करने पर करंट मेरी 4 गुना बढ़ेगी। या फिर मैं अगर करंट को डबल कर दूं, अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो मेरी पावर 4 गुना बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम में पावर हमारा लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हालांकि इसके 2 एक्सेप्शन भी हैं कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शन है। अगर नॉर्मली पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में से इन चारों में से कौन सी चीज़ कैलकुलेट नहीं की जा सकती विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, जेईई एग्जाम में, टेक्नीशियन एग्जाम में, इलेक्ट्रीशियन, यूपीपीसीएल, आरआरबी, इन सब में जो है क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरेटिकल कि इन चारों में से कौन से जो है प्रॉपर्टी, मतलब कौन से जो है
सुपरपोजिशन थ्योरम में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसमें ऑप्शन होंगे आपके पास वोल्टेज, करंट, पावर और इसके अलावा और तीसरा इनमें से कोई नहीं या फिर सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट है। पावर के लिए हम जो है एलिमेंट नहीं है, सॉरी, टाइप है उसका, उस करंट का। ठीक है, तो उसमें हम जो है पावर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी क्या कहती है। सुपरपोजिशन थ्योरम सीधा सीधा ये कहती है कि किसी भी सर्किट के अंदर जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं, उन सोर्स के अंदर किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट जितना भी जा रहा है या किसी भी ब्रांच के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज डेवलप हो रही है वो हर इंडिपेंडेंट सोर्स के वोल्टेज का सम होगा। मतलब मैंने कहा इस ब्रांच के अक्रॉस मेरी जो वोल्टेज डेवलप हो रही है ये Vx डेवलप हो रही है इस ब्रांच के अक्रॉस। यहाँ पर रेजिस्टेंस R2, ये R1, ये R3। ठीक है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज डेवलप हो रही है वो वोल्टेज सोर्स V1 और वोल्टेज सोर्स V2, इन दोनों वोल्टेज V1 अगर मैं अकेले वोल्टेज सोर्स V1 की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ वो वोल्टेज आती है मेरी Vx1। अगर मैं वोल्टेज सोर्स V2 की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ वो वोल्टेज आती है मेरी Vx2। तो नेट वोल्टेज जो मेरी R2 के अक्रॉस आएगी वो Vx1 प्लस Vx2 आएगी। ठीक है, ये मेरी सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है। सुपरपोजिशन थ्योरम का एक एप्लीकेशन और है कि इससे हम अलग अलग पर्टिकुलर सोर्स का ये रोल देख सकते हैं कि किस सोर्स में किस सर्किट में किस सोर्स की वजह से कितनी मेरी वोल्टेज आ रही है, कितनी करंट जा रही है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने सर्किट दिया और कहा कि मुझे बस इतना बता दो कि R3 रेजिस्टेंस में सिर्फ वोल्टेज V1 की वजह से कितनी करंट जा रही है। ठीक है, तो उस केस में हमें जो सुपरपोजिशन लगाना कंपलसरी हो जाता है। अगर एक बार इसको स्टेटमेंट की बात की जाए, क्योंकि हमें ये बुक में भी तो लिखना होता है, तो एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं रफ कर दूं, बोर्ड हमारा छोटा है, स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट voltage across or current through an element in a linear circuit। लीनियर सर्किट का ध्यान रखना भाई, सुपरपोजिशन सिर्फ लीनियर के लिए एप्लीकेबल है। is algebraic sum of voltage across or current through that element due to each independent source acting alone। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि इसका कहने का मतलब है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो कौन सा सर्किट हमारा लीनियर सर्किट, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी लीनियर सर्किट के अंदर जो हमारी वोल्टेज बनेगी उसके अक्रॉस या फिर उसके अंदर से जो करंट जा रही है, या तो वोल्टेज या करंट। अभी हम जो है ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं वोल्टेज के लिए, तो अभी जो है ब्रैकेट वाला हिस्सा जो करंट थ्रू है उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो लीनियर होगा उसके अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज बनेगी वो अलजेब्रिक सम होगा किस किस का,
ईच इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, जैसे कि पहले हमने V1 लिया था, उसके बाद V2 लिया था, तो दो अलग इंडिपेंडेंट सोर्स हो गए, हर किसी के सम के बराबर होगा। ठीक है, सेम केस है करंट के लिए। अब करंट के लिए आप क्या करोगे, वोल्टेज छोड़ के सिर्फ करंट थ्रो पढ़ोगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब जब हम एक सर्किट ये है हमारा, इसमें एक वोल्टेज सोर्स भी है, एक करंट सोर्स भी है। ठीक है, अगर कहा जाए कि मुझे सिर्फ वोल्टेज सोर्स का इम्पैक्ट बताओ या करंट सोर्स का इम्पैक्ट बताओ, तो जब हम सर्किट में वोल्टेज सोर्स लेकर चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाकी की जो सोर्सेज है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और जैसे कि हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। तो 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक शॉर्ट सर्किट से। वहीं पे एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कितना, इनफाइनाइट। तो आइडियल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, ओपन सर्किट से। ठीक, और अगर हमारे सर्किट के अंदर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स आता है, वोल्टेज सोर्स आए या करंट सोर्स आए, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स आता है तो उसको टच नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स को टच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये भी तो बैटरी ही है उसको भी शॉर्ट कर दो, या ये भी तो करंट सोर्सेज को भी ओपन कर दो, नहीं, क्योंकि इसका ये हमारे आइडियल सोर्सेज नहीं है, हमारे प्रैक्टिकल सोर्सेज है, वो भी जो डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो हमको सिर्फ पता नहीं है अभी। ठीक है, तो जो हमारा आइडियल करंट सोर्स है उसको ओपन करना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना है, और डिपेंडेंट सोर्स को टच नहीं करना है। ठीक है, इस पर बेस्ड हम जो है कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, वो देखेंगे हम अगली वीडियो में कि उस पर क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। उसके बाद इसके जो जो एक्सेप्शंस है वो देखेंगे उससे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।